सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ज़हनी सेहत या ज़हनी जो बीमारियां हैं उनकी बहुत सी अक़साम हैं। आज हम उस किस्म की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं खौफ, या जिसे हम कहते हैं तरसनाकी, या जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है तरसने लगते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, और उसे हम अंग्रेज़ी की ज़ुबान में फ़ोबिया कहते हैं। और फ़ोबिया जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएँ तो ये एक ऐसी बीमारी में तब्दील हो जाते हैं जैसे साइकेट्रिक ज़ुबान में पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं या क्रॉनिक फ़ोबिया कंडीशन कहते हैं। तो आइए हम इस पे ऊपर अब बात करते हैं कि फ़ोबिया क्या चीज़ है, यानी खौफ क्या चीज़ है। पहले तो ये देख लें कि खौफ किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है, जिसे हम सिंपल फोबिया कहते हैं, या जिसे हम आम हालात में कहते हैं मामूली दर्जे का खौफ। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कॉकरोच, टिड्डी या रेंगने वाले कीड़ों का खौफ, इससे बड़े और छोटे सब मुतासर होते हैं। अगर आपको कोई जहरीला जानवर नज़र आ जाए जो आपके कमरे में हो या आपके नज़दीक हो तो आप एक खौफ का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, एक खौफ वो होता है कि जी आप इम्तिहान के लिए जा रहे हैं तो आप इम्तिहान में कहीं नंबर ले सकेंगे या इंटरव्यू दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। इसका ताल्लुक जो है एंग्ज़ाइटी के साथ भी है और ख़ौफ के साथ भी है। एंग्ज़ाइटी के साथ तो इसलिए ताल्लुक है कि ये जो है जैसे हम कहते हैं कि आइंदा क्या होगा, लेकिन ये फ़ोबिया में तब बदलता है जब आप पिछले इंटरव्यू में या पिछली जॉब में फेल हो चुके हों और वो हासिल न कर चुके हों, तो फिर आपको खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये सिंपल खौफ है। सिंपल खौफ आपको आइंदा जंग लड़ने के लिए तैयार भी करते हैं। सिंपल खौफ में आप लोगों से बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, आप अपने बच्चों को समझाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो आप उसे कहते हैं देखो बेटा हेलमेट पहन लो, ठीक है नहीं, क्यों कि इसके पीछे एक खौफ है कि ये अगर बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो उसका दिमाग जो है वो हेलमेट की वजह से मुतासर नहीं होगा या कम मुतासर होगा। तो सिंपल फोबियाज़ या आम खौफ जो है ये आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए तैयार भी करते हैं, ठीक है कि नहीं जी। इसका तदारुक किया जाता है, लेकिन अगर इसका तदारुक ना किया जाए और ये सिंपल फोबियाज़ जो है बढ़ना शुरू हो जाएं। इसकी फिर एक मिसाल देता हूँ कि जब हम नहाते हैं या बच्चों को जब हम नहलाते हैं तो बच्चा खुशी से नहाता है, लेकिन जब हम उसके सर पे पानी डालते हैं और वो पानी उसकी आंखों के सामने से गुजरता है तो उसे वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आ रही होती हैं, तो वो इस खौफ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बच्चा रोता है लेकिन उसका ये खौफ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बच्चा जब स्कूल एज पे चला जाता है, जब हम उसे नहलाते हैं तो वो बच्चे नहाते नहीं हैं, और जब हम उनके सर पे साबुन या शैम्पू लगाते हैं और फिर जब उसको नहलाते हैं उस वक़्त वो जो है वो हाथ पैर मारता है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा होता है, कहीं देखा होता है कि डूबना किसे कहते हैं, डूबने का मंजर क्या होता है। तो ये भी एक सिंपल खौफ है, लेकिन इसका तदारुक करना चाहिए। ये लर्निंग बिहेवियर में आता है। इसमें आपको जो है बच्चे को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ख़ुद भी कई दफ़ा जो है बड़े लोग जो है समंदर के किनारे जाके बैठ जाते हैं, बच्चों को भी कहते हैं पानी में पाँव डालो, ख़ुद भी पानी में पाँव डाल के बैठते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं। और बच्चों को कई लोग बच्चे जो हैं बच्चे बचपन से तैराकी सीखते हैं। जो लोग लेट उम्र में तैराकी सीखते हैं उन्हें तैरने का खौफ होता है, जो लोग बचपन से सीख जाते हैं उनका ये खौफ ख़त्म हो जाता है। तो ये तो सिंपल फोबियाज़ हैं या खौफ का शिकार जो लोग हो जाते हैं, लेकिन ये खौफ अगर हद से बढ़ जाए तो फिर ये बीमारी कहलाता है। अब आते हैं कि सोशल फोबिया क्या होता है। जनाब मन, सोशल फोबिया भी हमारी ही एंग्ज़ाइटी या तशवीश की एक किस्म है, और इस सोशल फोबिया में ये लोग होते हैं अमूमन टीन एज, यानी 14 साल से लेकर 18-20 साल की उम्र के ख़वातीन और मर्द या लड़के लड़कियाँ इसका शिकार होते हैं। ऐसे लोग घर से बाहर निकलते हुए अपने कपड़ों को 3-4 दफ़ा ठीक करते हैं, अपने बटन देखते हैं, अपने बाल बार बार बनाते हैं। उनको ये खौफ होता है मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे कोई देखेगा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। अगर चश्मा पहनते हैं तो बार बार चश्मा चेंज करेंगे या दूसरा चश्मा लेंगे। बूटों को 3-4 दफ़ा पॉलिश करेंगे, ठीक है कि नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने की। और फिर जब जाएंगे बाज़ार में तो उन्हें ये खौफ होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई उनकी चाल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है एक नेगेटिव तशवीश होती है, ये एंग्ज़ाइटी की किस्म है, लेकिन इसको हम फोबिया में इसलिए डालते हैं कि ये लोग खौफ का शिकार होते हैं। अब इसकी एक अगली किस्म है जो कि और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि आप खुली जगहों पर जाना बंद कर देते हैं, जिसे एगोराफोबिया कहते हैं, खुली जगहों का खौफ।
क्यों? आप जब खुली जगह पे जाते हो तो आप एक नए माहौल में जाते हो, बहुत से लोग वहाँ होते हैं, हो सकता है कोई मेला हो सकता है ईद का मेला हो सकता है कोई शादी का मेला हो सकता है कोई कांग्रेगेशन हो मजहबी, हो सकता है आप काम के लिए किसी मसरूफ़ बाज़ार में जा रहे हैं। अगर आप सिंपल फोबियस का शिकार हैं, अगर आपके सांस का तनासब ठीक नहीं है, अगर आप इस खौफ और एंग्जाइटी की वजह से दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके पेट में गोला उठता है, आपके सीने में गोला उठता है, आप ये समझते हो कि भाई बाहर जाना मेरे लिए ठीक नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया, और उन्हें एक खौफ होता है हमें कहीं खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया तो मैं तो अकेला हूँ, मुझे अस्पताल लेके कौन जाएगा, या मुझे कुछ हो गया तो मैं घर तक वापस कैसे पहुँचूँगा। ये वो बेजा खौफ है कि जो है फिर बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है, और अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मरीज़ वाकई बेहोश हो जाता है। वो दिल के वार्ड में पहुँचता है, दिल के वार्ड में पहुँचने के बाद उसके जितने टेस्ट होते हैं चाहे वो ठीक होते हैं या गलत होते हैं, लेकिन वो दिल का मरीज़ नहीं होता, और वो जो है शदीद तनाव का शिकार होकर, जैसे एक्यूट एंजाइटी कहते हैं, एक्यूट फोबिक अटैक कहते हैं, और अगर ये 4 दफ़ा हो जाए तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। या एक अटैक का असर 4 हफ्ते तक रहे और मरीज़ अपने रोज़मर्रा के काम ना कर सके, दफ्तर ना जा सके, स्कूल ना जा सके, उसे खौफ हो, या उसे ये खौफ हो कि एक बच्चा 10-12 साल का कि अम्मी इस कमरे में जिन है, मैं नहीं जाता हूँ, जिन का कोई वजूद नहीं है उस कमरे में, लेकिन वो बार बार उस कमरे में जाने से परहेज़ करता है, तो वो जो है फिर क्लास्ट्रोफोबिया कहलाएगा। अब क्लास्ट्रोफोबिया का ये किस्म है कि ये लोग जो है अमूमन ट्रेन के बंद डब्बे में, या बस जहाँ के रश हो उसमें, या लिफ्ट में चढ़ने से घबराते हैं, और उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं जो है लिफ्ट में मेरा सांस ना घुट जाए, या मुझे हार्ट अटैक हो गया तो ये लिफ्ट रुकेगी तो फिर मुझे कौन लेके जो है डॉक्टर के पास जाएगा, या इनके दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, और ये इस तरह खौफ का शिकार हो जाते हैं। अमूमन बंद जगहों पे जाने से डरते हैं, और ऐसे लोग फिर घर में अकेले नहीं रहते, क्योंकि अगर घर में कोई भी नहीं है तो आपको पूरा घर जो है एक क्लोज डब्बा लगता है, एक बंद कमरा लगता है। हालांकि आपके घर में 4-5 कमरे भी होंगे, लॉन भी होगा, लेकिन आप जो है बंद कमरों से खौफ खाएंगे। तो खुली जगहों का खौफ जो है वो एगोराफोबिया कहलाता है, और बंद जगहों का खौफ जो है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। अब आ जाते हैं कि भाई इन खौफों की और क्या अक़साम हो सकती हैं। तो एक किस्म तो ये है हमारे फ़ोबिया की कि पहले हम इसकी इलामात देखें कि ये फ़ोबिया हो क्यों जाता है, हो क्यों जाता है। क्या ये ऊपर से कोई ख्याल आता है या कोई फ़िल्म चलती है? अमूमन ऐसे लोग थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बचपन में या तो कोई खौफनाक वाक़या पेश आया होता है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा एक हजूम में खो जाता है, खो जाने के बाद 1-आधे घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन में अपने माँ बाप से मिल जाता है, या अपने माँ बाप से 1 घंटे बाद मिल जाता है, लेकिन 1 घंटा या आधे घंटे के दरमियान में जो उसकी ज़हनी कैफियत होती है वो उसको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो है जब भी वो कहीं रास्ता बदलेगा या किसी अनजाने रास्ते पे जाएगा तो उसको अगर ये याद आ गया कि भाई मैं तो फ़लाँ मज़ार के ऊपर या फ़लाँ सड़क के ऊपर या स्कूल जाते हुए अपना रास्ता भूल गया, तभी आपको याद है कि पिछले दिनों बच्चे स्कूल से निकले अपने घर का रास्ता भूल गए, और भी जब रास्ता भूल गए तो वो मुख्तलिफ़ जगहों में पाए गए, और फिर उसको पुलिस स्टेशन से जो है रिकवर किया गया, और उन्होंने साफ काम रास्ता भूल गए। क्यों? इसके पीछे क्या अवामिल हैं? इसके पीछे अवामिल हैं ओवरवेलमिंग, हद से ज़्यादा दिमाग के ऊपर बोझ, और ये बोझ हद से ज़्यादा टीवी देखना, हद से ज़्यादा कंप्यूटर देखना, हद से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, घरेलू हालात का ठीक ना होना, घर में बहुत सारे बच्चे हैं उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट है, या आप किसी बच्चे से मोहब्बत करते हैं किसी से नहीं करते, ये सारी चीज़ें उसके खौफ का जो है बुनियाद बन जाती। कोई चोट, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी जिसमें बच्चा जो है अस्पताल गया हो, और फ़र्ज़ कर ले उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो बच्चे को तो नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है, उसको ये याद होगा कि मेरा अपेंडिक्स हुआ था और डॉक्टर ने मेरे पेट के ऊपर कुछ किया और मैं 1 हफ़्ता घर पे रहा और मैं खाना नहीं खा सकता था, पी नहीं सकता था, मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी थी। तो जब भी उसे पेट का दर्द होगा वो एक खौफ का शिकार होगा। तो जनाब मन फ़ोबियस की मुख्तलिफ़ किस्म हैं, और ये फ़ोबियस जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर जो है ये आपको एक बीमारी की तरफ ले जाती हैं, जिसे हम ज़हनी सेहत का आर्ज़ा कहते हैं। बुनियादी तौर पे इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये उसकी एक किस्म है, और ये आपको जो है लोगों से मिलने जुलने से रोक देती है, घर के काम काज करने से रोक देती है, कॉलेज जाने से रोक देती है, दफ्तर जाने से रोक देती है। अब आते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अगर ये अटैक बार बार होना शुरू हो जाए, या एक अटैक आपको 4 हफ्ते तक मफलूज कर दे, आप खौफ का शिकार रहें, आपके दिल की धड़कन बेरब्त हो, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, आपकी खुराक के ऊपर असर पड़ जाए, आपकी भूख के ऊपर असर पड़ जाए, आपके सोशल कॉन्टैक्ट पे असर पड़ जाए, आप स्कूल जाना छोड़ दें, होगा क्या?
ہوگا یہ کہ آپ جو ہے پھر اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ دفتروں سے یکلخت دل کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل جا رہا ہے، ہمیں دل کا اٹیک ہو رہا ہے، کوئی ہمارے گلے پہ بیٹھ گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر ہم اسپتال لے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ایسے لوگوں کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، سوشل ورکرز کے پاس جانا چاہیے، ٹیچرز کے پاس جانا چاہیے۔ ان کے مذہبی رجحانات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پہ یقین، نماز کی پابندی، ذہن خیالات کی پاکیزگی، خوراک میں جو ہے ہیجان انگیز چیزیں نہ استعمال کریں، کافی نہ استعمال کریں، سگریٹ نہ استعمال کریں، بار بار چائے نہ پئیں، مسالے زیادہ نہ کھائیں، ہمیشہ بیٹھے نہ رہیں، ورزش کرنے کی عادت ڈالیں، لمبے سانس لے کے ہلکے پھلکے یوگا کرنے کی عادت ڈالیں، نماز کو صحیح طریقے سے آہستہ آہستہ ادا کریں، گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ تو جناب من، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو فوبیاز اور پینک ڈس آرڈر کا آدھا علاج آپ کے اچھے دوستوں میں ہے، آپ کے استاد میں ہے، آپ کے مذہبی ٹیچر کے اندر ہے، آپ کے ماں باپ کے اندر ہے، آپ کے میل جول کے اندر ہے۔ آپ کو سوشل ہونا پڑے گا، آپ کو صحیح متناسب زندگی گزارنی ہوگی، اور خوف کو خرچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خوف سے کوئی نہیں مرتا۔ ہاں، اگر آپ خوف کا شکار رہیں گے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا، آپ کو شوگر بھی ہو جائے گا، آپ کا معدہ بھی خراب رہے گا، آپ کے ذہن کے اوپر اثر پڑے گا، آپ کا بدن تھکا رہے گا، آپ کی ورک پرفارمنس متاثر ہوگی، آپ کو کوئی کام دیا جائے گا ضروری کام تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ وہم جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے متاثر کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے نہ چھپائیں، آپ اپنے والد والدین میں سے جو بھی آپ سے پیار کرتا ہے نہ چھپائیں، آپ بڑے بھائی بہن سے نہ چھپائیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس کا علاج کریں۔ دوائی اس کی ایک یا دو ہو سکتی ہے جو کہ لمبے عرصے تک استعمال ہوگی، لیکن مناسب غذا، مناسب ورزش اور ذہنی ورزش سے آپ اس کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور ذہنی ورزش کے لیے آپ کا سائیکیٹرسٹ آپ کو مختلف ایکسرسائزز دیتا ہے، اور وہ مختلف علاج آپ کے کرتا ہے، ادویات کے ساتھ آپ کو وہ جو ہے اس کا علاج کرتا ہے۔ شکریہ۔